हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट 8 हिंदी नाटक। देखो, कल जो है हमारी यूनिट 8 कंप्लीट हो गई थी। मैं एक बार आपको सिलेबस की तरफ लेकर जाती हूँ और बताती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी चल रही थी यूनिट 8 हिंदी नाटक, और कल हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई थी। कैसे कंप्लीट हुई थी वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने वन बाय वन करके एक एक नाटक पढ़ा है। एक दिन नाटक पढ़ते थे, एक दिन एमसीक्यू सॉल्व करते थे। तो इसी तरह हमने अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए 40 नाटक कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा था कि हमने नाटक तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन नाटककार रह गए हैं। क्योंकि आप एग्जाम में देखते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में स्पेशल में रचनाएं लगी हुई है, जैसे ये नाटक लगे हुए हैं, तो इनके जो रचनाकार है यानी कि जो नाटककार है, उनका भी कोई भी नाटक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कालक्रम पूछ लिया जाता है। जैसे भारतेंदु के ही 4-5 नाटक दे देंगे और उनका कालक्रम पूछ लिया जाएगा, या फिर विषय वस्तु भी पूछ ली जाती है। तो और उनके नाम हमें याद होने चाहिए। अगर भारतेंदु के नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भारतेंदु के सभी नाटक के नाम याद हो, हमें इतना पता हो कि ये भारतेंदु का नाटक है या नहीं। तो हमने ये तो नाटक बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक दिन हमने कंप्लीट नाटक पढ़ा है और एक दिन एमसीक्यू करे हैं, लेकिन राइटर रह गए थे। तो आज की क्लास के बाद हमारी ये यूनिट 8 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज मैंने सभी जितने भी रचनाकार हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं यूनिट 8 में, वे मैंने सभी के सभी नाटक रखे हुए हैं, उनकी विषय वस्तु रखी हुई है। आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। और जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता देती हूँ, हम यूजीसी नेट हिंदी के दिसंबर वाले एग्जाम की फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारी यूनिट 8 चल रही है। आज हमारी यूनिट 8 ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम एक बार नाटककार और पढ़ लेते हैं। जब हमने इतनी मेहनत की ही है कि हमने एक एक नाटक पढ़ा है, एमसीक्यू सोल्व किया है, तो हम नाटककार को ही क्यों स्किप करें। तो हमें नाटककार के भी सभी नाटक देख लेने चाहिए। वहां से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्यों लापरवाही करनी है हमें। एक दिन की बात है, एक क्लास की बात है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो शुरू करेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा नाटककार पर। ठीक है, नाटक भूल जाइए, नाटक हम बहुत अच्छे से कर कर आ चुके हैं। आज हम नाटककार पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, अब जो हमारा मैं आपको हमेशा करवाती हूँ कि जब भी हम कोई भी सिलेबस में कोई भी रचना पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उनका क्रम पता होना चाहिए। जैसे आज हम नाटककार पढ़ रहे हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम में जितने नाटककार हैं उन सभी का एक बार क्रम से देखेंगे, क्योंकि क्रम वाले क्वेश्चन में ये चीजें पूछ ली जाती है। देखते हैं। यूनिट 8 हिंदी नाटककार, ये यहाँ पर वही नाटककार है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, जयशंकर प्रसाद 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, उपेंद्र नाथ 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर 1933। यहाँ पर ये इनका जन्म वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे पेपर में पूछा जाता है कि इनके जन्म वर्ष के अनुसार इनका कार्यक्रम लगाइए। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये चीजें हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। हम वन बाय वन करके एक एक राइटर के सभी नाटक देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक से। देखते हैं। यहाँ पर ये पेज है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल की बुक का है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र आप भी जानते हैं खुद में कितने बड़े नाटककार वे रहे हैं और कितने बड़े रचनाकार वे यहाँ पर रहे हैं। तो एक बार हम शुक्ल की बुक से जो उनके नाटक के बारे में लिखा गया है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है और शुक्ल की बुक बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है और कौन सा अनुदित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया।
अपनी नाटक नाम की पुस्तक में, नाटक नाम की पुस्तक किसकी है? भारतेंदु की है। पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे गए थे। कि भारतेंदु ने लिखा है अपनी नाटक नाम की पुस्तक में कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले यानी मेरे से पहले, भारतेंदु से पहले दो ही लिखे गए थे। एक था महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और दूसरा था बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों नाटक ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक किया। अब यहाँ पर भारतेंदु के जो नाटक शुक्ल की बुक में है ये देखेंगे। मौलिक नाटक पहले देखते हैं कि मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशस्य विष्णोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। ये भी याद रखिएगा उनका कौन सा नाटक अधूरा है? सती प्रताप। ये तो हुई मौलिक नाटक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। ठीक है, आप देखेंगे अनुवाद नाटक। अनुवादित कौन कौन से नाटक है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। ये है अनुवादित नाटक। अब इन नाटकों के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर उनके बारे में लिखा है शुक्ल जी की बुक में। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है। कहते हैं कि जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है वो मौलिक समझा जाता है। पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये विषय वस्तु है। चंद्रावली में क्या है? प्रेम का आदर्श है। पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही विधान से सामने लाई गई है। विशस्य विश्वमोषधम में देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम जोगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। यही उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर आपको चंद्रावली में क्या है? प्रेम का आदर्श है। नील देवी में क्या है? पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त है। भारत दुर्दशा हम कंप्लीट पढ़कर ही आए हैं। तो इस तरह यहाँ पर उनके कुछ नाटकों की विषय वस्तु भी दी गई है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है कि भारतेंदु के कौन से नाटक में वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया गया है। यहाँ से जो की तो लाइन उठाकर दे देंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा प्रेम योगिनी। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ सत्य हरिश्चंद्र के बारे में कि उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि वो मौलिक समझा जाता है इनका नाटक। लेकिन हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस नाटक के बारे में शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के बारे में ये तो रामचंद्र शुक्ल की बुक से भारतेंदु के नाटक। अब ये बुक है पांडे वाली, इसमें उनके सभी नाटक लिखे हुए हैं, समय भी लिखा हुआ है, प्रकार भी लिखा हुआ है और नाटक की विषय वस्तु भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये एक बार हम देखेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले हम मौलिक नाटक देखते हैं कौन कौन से हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न्याय भक्ति, प्रकाशन वर्ष 1873, प्रहसन ये कहलाता है और इसमें सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। विशस्य विष्णोषधम 1876, भान ये कहलाता है और इसमें जो विषय वस्तु है वो है बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने और सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित। प्रेम जोगिनी 1875 समय है, 4 अंकों की नाटिका है, काशी के धर्म आडंबर का छाया चित्र इसकी विषय वस्तु है। चंद्रावली 1876 नाटिका है, ये भी वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण इसमें है। भारत दुर्दशा ये हम कंप्लीट नाटक पढ़कर आ चुके हैं। 1880 नाट्य रासक या लास्य रूपक ये कहलाता है और विषय वस्तु में इसकी पता ही है।
नील देवी 1881, गीति रूपक, राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। ये क्या किस प्रकार का नाटक है? ये गीति रूपक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंधेर नगरी भी हम कंप्लीट पढ़कर आ चुके हैं, 1881 समयवर्ष प्रहसन ये कहलाता है, और विषय वस्तु हमें पता ही है इसकी। सती प्रताप जो कि अधूरा नाटक है, 1883 प्रकाशन वर्ष, पौराणिक के नाटक है, और इसमें सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर ये आधारित है। ठीक है, तो ये हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक की बात। अब चलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक पर। ठीक है, सबसे पहले रत्नावली, प्रकाशन वर्ष 1868। जो ये मूल नाटक था वो किस भाषा में लिखा गया था और क्या नाम था और कौन से राइटर थे वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो अनुदित किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रत्नावली। जो मूल नाटक था उसका नाम था रत्नावली नाटिका, और वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और राइटर थे हर्ष। विद्या सुंदर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, 1868 में लिखा गया था, और ये संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। पहले ये नाटक संस्कृत में लिखा गया, फिर बंगला में, और उसके बाद बंगला में ये विद्यासागर के नाम से लिखा गया था, जिससे भारतेंदु जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है और नाम रखा है विद्या सुंदर। पाखंड विडंबन 1872 में लिखा गया। प्रबोध चंद्रोदय मूल नाटक है और रचनाकार है कृष्ण मिश्र, और संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सी भाषा में लिखा गया था पहले, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है भारतेंदु जी ने। कपूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, और भारत जननी 1877। ठीक है, ये इनके अनुदित नाटक हो गए, इन्हें आप कालक्रम से लगा लीजिएगा, यहाँ पर ये कालक्रम से नहीं है। ठीक है, ये दोनों नाटक बाद में आएंगे, मुद्रा राक्षस दुर्लभ बंधु, इससे पहले यहाँ पर कपूर मंजरी आएगा धनंजय विजय के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारतेंदु के नाटक की बात हो गई। जो ये उनके अनूदित नाटक है उनकी विषय वस्तु भी यहाँ पर रखी गई है, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दूंगी। फिर एक चीज और पूछी जाती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन से नाटक में कौन सी भूमिका निभाई थी, तो उन्होंने जानकी मंगल नाटक में भूमिका निभाई थी, लक्ष्मण की भूमिका, नील देवी नाटक में पागल की भूमिका निभाई थी, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। ठीक है, और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रवास नाटक भी याद रखिएगा, शुक्ल जी भी इस नाटक का जिक्र करते हैं अपनी किताब में। बाबू ब्रज रतन दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो राधा कृष्ण दास और ब्रज रत्न दास है उन्होंने भारतेंदु का पहला नाटक क्या माना है? प्रवास नाटक को माना है। ये तो ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की बात। अब हम चलेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक की तरफ। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार है, ये तो हमें सबको पता ही होता है। उनका प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन है, और वो प्रकाशित हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सभी नाटक दिख जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी के। देखते हैं, शुरू करते हैं। सज्जन नाटक प्रथम नाटक है प्रसाद जी का, 1910 में प्रकाशित हुआ, और कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। कल्याणी परिणय 1912, इसमें क्या है? कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की कथा है। करुणालय 1912, इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रैक्षित 1913, इसमें जयचंद्र के मुक्तापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राज्यश्री 1915, इसका आधार हर्षचरित्र और चीनी यात्री हुएन सांग का ऐतिहासिक विवरण है। इम्पोर्टेंट इसकी विषय वस्तु है। विशाख 1921, इसका कथानक कहाँ से लिया गया है? जो कलहन की रचना थी राज तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया, और विशाख का कहाँ से लिया गया है? कलहन की राज तरंगिणी से। ठीक है, आगे चलेंगे। अजात शत्रु 1922 में, इसमें तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र बनाकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जन्मेजय का नाग्यज्ञ 1926,
कामना 1927, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त 1928, ये हम पूरा नाटक पढ़कर आ चुके हैं पहले। एक फुट 1930, जो कि हिंदी की प्रथम एकांकी भी मानी जाती है। चंद्रगुप्त, ये भी हम पूरा नाटक पढ़कर आ चुके हैं 1931। ध्रुव स्वामिनी 1933। ये पॉइंट देखो, जो हम पहले पढ़कर आ चुके हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तीनों को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो ये बात हुई जयशंकर प्रसाद के नाटक की। अब हम चलेंगे अपने अगले नाटककार की तरफ। अगले नाटककार है हमारे, देखो उससे पहले यहाँ पर एक बार देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं नाटककार के। देखो यहाँ पर जैसे नेट का ही पीवाईक्यू है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर 4 नाटक दे दिए जयशंकर प्रसाद जी के और इनका क्रम पूछ लिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा DBCA। ये बताने का तरीका था कि मतलब ये मैंने इसीलिए रखा था क्वेश्चन कि आपको ये बता पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नाटककार से। आगे चलते, आगे है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक। इनके क्या कहते हैं नाटक है, अशोक 1927, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है 1934, आधिरात्रि 1934, गरुड़ ध्वज 1945। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो बात हुई, मैंने उनके नाटक जिनका प्रकाशन वर्ष मुझे मिला उनको यहाँ पर मैंने क्रम से रखा है। ठीक है, ये भी एक बार, नारद की विदा 1946, वसराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितत्सा की लहरें 1953, धरती का नृत्य 1974, काल विजय भी 1974, गंगा द्वार भी 1974। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपको 2 स्लाइड दिख रही है अशोक से लेकर गंगा द्वार तक की, तो ये मैंने वे नाटक रखे हैं जिनका मुझे क्रम मिला है, क्रम से ही रखा हुआ है। लेकिन इनके नाटक से एक और तरह का क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के नाटक है, क्योंकि इन्होंने पौराणिक नाटक भी लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं और समस्या प्रधान नाटक भी लिखी है। तो उनका कौन सा नाटक किस में आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मिश्र जी का ऐतिहासिक नाटक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो उनके समस्यात्मक नाटक है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात। ऐतिहासिक नाटक है गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, जगत गुरु, मृत्युंजय, सरजू की धार। पौराणिक नाटक है अपराजित और चक्रव्यूह। ठीक है, इम्पोर्टेंट, और जैसे ये वाला नाटक है ये बहुत कम सुनने में आता है, तो एग्जाम में आजकल इस तरह के नाटक पूछे जाने लगे। 1-2 नाटक ऐसे दे देते हैं नाटककार के जो हमने बहुत कम पढ़े होते हैं, बहुत कम सुनने में आते हैं। ठीक है, तो ये हुई लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की बात। ये है रामचंद्र तिवारी का बुक, इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के बारे में लिखा गया है, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ाकर आ चुकी हूँ। यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा वो लोग। अब चलेंगे उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक की तरफ। लक्ष्मी का स्वागत 1935, जयपराजय 1937, स्वर की झलक 1940, छठा बेटा 1940, देवताओं की छाया 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, पैतृक 1952, अलग अलग रास्ते 1954, अंधी गली 1954। अंजो दीदी के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले, 54 और 55 दोनों मिलते हैं। भंवर 61 में, बड़े खिलाड़ी 67 में, लौटता हुआ दिन 72। तो ये हुई उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक। देखो इनमें मैं आपको याद तो क्या ही करवाऊंगी, आपको करना ही है कि इनके नोट्स बना लेने, एक जगह सारे नाटक लिख लेने और क्रम से लिख लेने हैं, ताकि बार बार इन्हें देखते रहो तो आपके याद हो जाए। ठीक है, ये रामचंद्र तिवारी का बुक का पेज है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो अक्सर पूछ ली जाती है, ये बच्चन सिंह की कोटेशन है कि अश्क पहले नाटककार है
जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भाव बोध के साथ जोड़ा। तो ये कोटेशन है बच्चन सिंह की। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अष्ट जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और उनका नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट कोटेशन हो जाती है। आगे देखेंगे हबीब तनवीर के नाटक आगरा बाजार 1954, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। फिर है राजा चंबा और चार भाई, गांव के गांव ससुराल मोर नाव दामाद, ख्याल ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह, चरणदास चौर। तो ये है हबीब तनवीर के नाटक। आगे अब देखेंगे मोहन राकेश के नाटक, इम्पोर्टेंट है। आसान ऐतिहासिक नाटक है और पात्र तो हम देखकर आ चुके हैं। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक नाटक है। पुरुष पात्र है नंद श्यामांग आनंद और स्त्री पात्र है सुंदरी अलका। आधे अधूरे जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ये हम डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। पैर तले जमीन, ये अधूरा नाटक है इनका और ये पूरा किया था कमलेश्वर ने, पूरा किया था, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि मोहन राकेश के नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया था, तो कमलेश्वर ने पूरा किया था। फिर यहाँ पर इनकी ये चार एकांकी है। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालिया टूटती है, बहुत बड़ा सवाल। फिर रात बीतने तक इनका ध्वनि नाट्य है। छतरिया इनका पार्श्व नाटक है। शायद और इनके बीज नाटक है। ये नाटक के प्रकार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर उनके नाटक के बारे में कुछ लिखा गया है, वो भी देख लेते हैं कि लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सोरानंद के आधार पर किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। आद्य अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। ये हम जब हमने आद्य अधूरे नाटक पढ़ा था तो हमने इसकी भूमिका में भी ये पढ़कर आ चुके हैं। आद्य अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा था मोहन राकेश के नाटक के बारे में। ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू हमने पहले सोल्व किए हुए हैं, तो हम आगे चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक देखेंगे। बकरी 1974, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ 1981 और कल भात आएगा। ये चार नाटक मुझको सर्वेश्वर दयाल के मिले और इम्पोर्टेंट है। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतर है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे फिर यहाँ पर मन्नू भंडारी के नाटक की तरफ चलेंगे। मन्नू भंडारी का पहला नाटक है बिना दीवारों का घर, प्रकाशन वर्ष गया 1965 ईस्वी। इस नाटक की सफल मंचीय प्रस्तुति से आपको ख्याति मिली। इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव भरे जीवन को मूर्त किया गया है। तनाव का कारण पति पत्नी के बीच जयंत की उपस्थिति है। जयंत अजीत की पत्नी शोभा को प्रिंसिपल बनवा देता है। अजीत अपने और शोभा के बीच उसकी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, यही तनाव का कारण बनता है। ठीक है, ये तो वही मन्नू भंडारी के दो नाटक है, एक बिना दीवारों का घर और एक महाभोज। ठीक है, महाभोज नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। यह आपके ही प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर है। इसमें राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न सबूत दिखाया गया है, जो कि हम पढ़कर भी आ चुके हैं। और बिना दीवारों के घर में प्रकाशन वर्ष याद रखना और तीन पात्रों के नाम याद रखना, जैन, अजीत और शोभा। ये मन्नू भंडारी के नाटक हो गए, हम पीछे पढ़ कर आ चुके हैं। फिर है शंकर के नाटक देखेंगे। एक और द्रोणाचार्य 1977, घरौंदा 1978, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, आधी रात के बाद 1983, चेहरे 1983, बाढ़ का पानी 1983, पोस्टर 1983। तो यहाँ पर जो है जिनका मुझे समय मिला वो तो मैंने यहाँ पर कालक्रम से रख दी है, और जिनका मुझे समय नहीं मिला वे भी देख लीजिए। चार नाटक है, वो फंदी, बंधन अपने अपने, कोमल कांधार, बिना बाती के तीर। ठीक है, ये सभी शंकर के नाटक है और इनकी विषय वस्तु भी देख लेते हैं। शंकर किस प्रकार के नाटककार थे? विसंगति बोध के नाटककार।
इनका जो फंदी है उसकी विषय वस्तु है व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण। गोरंदा की विषय वस्तु है दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण। एक और द्रोणाचार्य हम पढ़कर आ ही चुके हैं। अरे मायावी सरोवर की विषय वस्तु है पौराणिक कथानक पर आधारित। चेहरे की विषय वस्तु है व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण। कोमल कांतार की विषय वस्तु है महाभारत के कथानक पर आधारित। पोस्टर की विषय वस्तु है वर्तमान राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण। खजुराहो का शिल्पी वेरी वेरी इंपोर्टेंट इनका ये नाटक है। काव्य अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण। ये होगी शंकर के नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे सभी नाटककार के सभी नाटक कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, यदि कोई नया स्टूडेंट है तो मैंने आपको यूनिट 8 हिंदी नाटक कंप्लीट करवा दी है। इसमें हमने क्या क्या किया था बता देती हूँ। एक दिन हम नाटक पढ़ते थे और अगले दिन एमसीक्यू सोल्व करते थे। इसी तरह मैंने आपको सभी 14 नाटक करवाए हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा हिंदी विद रीचर चैनल पर। जाना प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको सभी क्लास मिल जाएगी। तो जिनका कोई नाटक पेंडिंग है देख लीजिएगा, जल्दी हम यूनिट 8 पर मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये हमने जो है ये रह गया है, नाटककार रह गए हैं। नाटक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैंने आज आपको ये भी करवा दिया है नाटककार वाला भी। तो अब हमारी यूनिट 8 बिल्कुल बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। यदि आप ये यूनिट 8 इस तरह से पढ़ लेते हो जैसे मैंने आपको पढ़ाई है तो 80 से 90% आपकी यूनिट 8 जो है कंप्लीट हो गई है। मान लीजिए यदि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 तो बिल्कुल ही इनमें से आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट ही नाटक पढ़े हैं। और यदि आपने खुद से भी नाटक पढ़ लिया तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपने बहुत अच्छे से अपनी यूनिट 8 कंप्लीट कर लिया। मंडे से हम यूनिट 9 हिंदी निबंध अपने शुरू करेंगे। ठीक है, और मेरी क्लास बहुत बच्चों को ये रहता है कि मेरी क्लास कहीं और भी होती है। मेरी क्लास यूट्यूब पर ही होती है, मेरे अपने चैनल हिंदी विद रीचा पर, और सभी क्लास बिल्कुल फ्री होती है। तो और आपका कोई यदि डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और जल्दी हमारी मंडे से जो है हमारी यूनिट 9 हिंदी निबंध शुरू हो रही है। जैसे हमने बिल्कुल लाइन बाय लाइन यूनिट 8 पढ़ी है, इसी तरह हम यूनिट 9 भी अपनी कवर करेंगे बहुत अच्छे से। हम वो भी यूनिट 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 8 अगर किसी की कोई क्लास रह गई है तो जाकर देख लीजिएगा। सभी नाटक बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने खुद से भी एक बार नाटक पढ़ लिए हैं। और यदि आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको नीचे भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है हिंदी विद रीचा। तो आप टेलीग्राम पर जाकर यदि सर्च करोगे हिंदी विद रीचा तो अभी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और ये मेरी मेल आईडी है, कोई डाउट है कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो फिर एक तरीका यह है, लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आकर पूछ लीजिएगा। मंडे को मेरी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी यूनिट 9 हिंदी निबंध पर। और मेरी क्लास की ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती ही रहती है। और वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।